सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, लगातार आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम और सारी वीडियोस और सारे विषयों की क्लासेस भी स्टार्ट की जाए। दोस्तों, तो मैं आपको याद दिला दूं कि सारे विषयों को मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है और हर विषय को उसी तरीके से हैंड रिटन नोट्स में ही पढ़ाया, यानी कि हाथों से लिख करके ही नोट्स बनाए हैं। तो आप सारे विषयों को देखते रहिए और जो आपके मैथ की क्लास है आनंद सर उसको फिर से आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई बहन कमेंट कर रहे थे कि मैम मैथ की क्लासेस कब से चलेंगी। तो यहाँ पर ये जानकारी मैंने दे दी कि मैथ की क्लास भी स्टार्ट होने जा रही है बहुत ही जल्द आप लोग की। और यहाँ पर एसएसटी में कंप्लीट कराने की कोशिश जल्द से जल्द करूंगी दोस्तों, ताकि आप लोग की जो तैयारी है वो कम समय में 4th सेमेस्टर की बेहतर हो पाए और आप लोग आगे के जो आपके एग्जाम है यूपी टेट सी टेट सब पर फोकस कर पाए। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं आज स्वराज दल पार्टी। इससे पहले कर हम लोगों ने पढ़ा था असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड के विषय में हमने पढ़ा था, काकोरी कांड के विषय में हमने पढ़ा था। दोस्तों, आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं स्वराज दल पार्टी के विषय में, साइमन कमीशन के विषय में। तो देखिए, स्वराज दल या पार्टी यहाँ पर क्या है। देखिए, 1921 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद किए जाने के कारण बहुत से नेता क्षुब्ध हो गए। इसी कारण कुछ नेताओं ने मिलकर एक अलग दल का निर्माण किया, जिसका नाम स्वराज दल रखा गया। इस दल की स्थापना मार्च 1923 में देश बंधु चित्तरंजन दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्वराज दल पार्टी जो है इसकी स्थापना किसने की थी, तो देश बंधु चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के की थी। इस दल का प्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, जिसमें इसका संविधान और कार्यक्रम निर्धारित हुआ। स्वराज पार्टी ने भारतीयों के लिए अधिक से अधिक स्वय शासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य भी किया था। तो याद रखिएगा, इससे मुख्य रूप से प्रश्न यही आता है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी और इसका जो प्रथम अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद या प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, अब हम साइमन कमीशन के बारे में आते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये भी बहुत महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास में। तो देखिए, साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे, जो सभी ब्रिटेन के संसद के मनोनीत सदस्य थे। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 ईस्वी को की गई थी। कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। आप सोचिए, हमारा इतना बड़ा देश है और इस पूरे देश के लिए एक कानून बन रहा है संवैधानिक अधिकार देने के लिए भारतीयों को, और उस दल में यानी कि जो ये निर्णय लेने वाली थी कमेटी या कमीशन, उसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। यानी कि अंग्रेज ही हमारे लिए निर्णय लेने की कोशिश कर रहे थे, और अगर अंग्रेज कोई निर्णय लेते तो वो पहले अपना फायदा देखते, ना कि भारतीयों का। और इसीलिए जो भारतीय थे, जो हमारे देश के लोगों ने इसका घोर विरोध किया साइमन कमीशन का, और इसके लिए नारे भी लगाए थे, साइमन कमीशन वापस जाओ। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, जिस कारण इसका बहुत ही तीव्र विरोध हुआ था हमारे देश में। 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के उपरांत एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस अधिनियम से हुई प्रगति की समीक्षा करेगा। भारतीय भी द्वैध शासन प्रांतों में से परेशान हो चुके थे, वे इसमें परिवर्तन चाहते थे। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने समय से पूर्व ही सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाले आयोग की स्थापना की, जिसमें सभी सदस्य ब्रिटेन की संसद के सदस्य थे। कमीशन के भारत आगमन से पूर्व ही इसका विरोध प्रारंभ हो गया। देश के सभी प्रमुख नगरों में नवयुवकों ने हड़ताल करके काली झंडियां दिखाकर और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से इसका विरोध किया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर साइमन कमीशन वापस जाओ का किस तरीके से इन सब नारों का प्रयोग करके विरोध किया गया। और वाकई में जब भारतीयों के लिए कोई भी कानून बनेगा दोस्तों, तो उसमें आप सोचिए 7 के 7 सदस्य, आप देखिए ये ब्रिटेन के संसद के यानी कि इंग्लैंड के संसद के सदस्य थे, और ये भारतीयों के लिए कानून बना रहे थे कि उनके लिए कौन से अधिकार सही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से साइमन कमीशन वापस जाओ ये नारा पूरे देश में लगा, और इसमें सबसे अधिक जो नवयुवक थे यानी कि जवानों का बहुत अधिक योगदान था। अब आते हैं बारदोली सत्याग्रह पर।
बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ। यह प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। आप देखते हो आज गुजरात में वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति बनाई गई है, स्टैचू बनाया गया है, जो कि पूरे विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू है, पूरे विश्व का दोस्तों। प्रोजेक्टर के माध्यम से। तो इस तरीके से अगर वहां पर आप घूमने जाते तो आप देखोगे कि कितना विशाल बनाया गया है, और एक तरीके से यहाँ पर ये भी बताया गया है। और यहाँ पर ये जो स्टैचू है उसको देख करके आपको समझ में आएगा कि हमारे देश का जो इतिहास है वो कितना महान है। और ये जो हमारे देश के एक देशभक्त है वल्लभ भाई पटेल जी, इन्होंने किस तरीके से देश की आजादी में अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, और बहुत ही ज्यादा इनका जो कद है वो बहुत महान है और हमेशा रहेगा भारत के इतिहास में। और हम जब तक जीवन है तब तक इनको हम याद करेंगे दोस्तों, क्योंकि इन्होंने हमारे देश की छोटी छोटी जो रियासतें थी उनको इकट्ठा करके मिलाया था भारत में, और भारत को एक अखंड देश बनाया था। इस वजह से इन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी पूछता है इस देशभक्त को लौह पुरुष की उपाधि दी गई है तो वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा इन्हें सरदार की भी उपाधि मिली थी, ये भी ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको। तो उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी थी। पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। सरकार ने इस सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए, पर अंततः विवश होकर उन्हें किसानों की मांगों को मानना पड़ा। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में शुरू किया गया था, उन्होंने शुरू किया था। और ये जो आंदोलन है, जो सत्याग्रह है, ये पूरी तरीके से सफल रहा, क्योंकि किसानों ने इसका विरोध किया था, घोर विरोध किया था, क्योंकि उन पर जो लगान था, जो कर था, उसमें 30% से भी ऊपर की वृद्धि कर दी गई थी, जो किसान देने में असमर्थ थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कठोरता से इस सत्याग्रह आंदोलन को आगे बढ़ाया किसानों के साथ मिलकर, और फाइनली जो अंग्रेज हैं उनको झुकना पड़ा और जो कर है उसको वापस लेना पड़ा। तो इस तरीके से वहां की जो महिलाएं थी उन्होंने खुश होकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल को, आप देखिए, सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आंदोलन है ये पूरी तरीके से सफल रहा। तो इस सत्याग्रह आंदोलन की सफल होने के बाद वहां की जो महिलाएं थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। अब इसके बाद आते हैं हम सविनय अवज्ञा आंदोलन पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, ध्यान से देखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। 1929 तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा था कि वह औपनिवेशिक स्वराज प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में घोषणा कर दी थी कि उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। गांधी जी ने अपनी इस मांग पर जोर देने के लिए 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा, जिसका उद्देश्य कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना था, जैसे नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं ही नमक बनाया जाना तथा समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते उन्हें जला देना। आपको पता है कि महात्मा गांधी जी ने डांडी यात्रा की थी। डांडी यात्रा में ही उन्होंने जो नमक है उसको कहा कि हम लोग खुद बना सकते हैं, तो हम इस पर कर क्यों दें। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर नमक कानून का उल्लंघन किया गांधी जी ने। और इसके अलावा जो विदेशी वस्तु जैसे कि विदेशी कपड़े थे, इन सब का बहिष्कार करना था जितना हो सके उतना। और इस तरीके से जो ब्रिटिश सरकार है उसको झुकाने का प्रयास करना था। और कहीं ना कहीं काफी हद तक धीरे धीरे जितने भी आंदोलन होते गए उनका जो असर है वो धीरे धीरे भारतीयों पर पड़ता गया, और सभी के अंदर देशभक्ति की भावना आई कि अगर हम आजाद मुल्क में रहेंगे तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं और अपने देश को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। और दोस्तों इस तरीके से हमारे देश में जितने भी आंदोलन होते गए, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, ये छोटी छोटी जो घटनाएं हुई थी, चौरी चौरा कांड हो या बारदोली सत्याग्रह हो, साइमन कमीशन हो, इन सभी का असर ब्रिटिश सरकार पर पड़ा। और धीरे धीरे अब आप आगे बढ़ोगे तो आपको लगेगा
कि जो अंग्रेज है वो इतनी आसानी से भारत छोड़ करके नहीं गए थे। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहते थे और यहाँ पर कितनी धन संपत्ति थी और इन्होंने बहुत बहुत अधिक लूटा हमारे देश को। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए हर चीज में समय लगता है, सेम वही चीज हमारे देश में भी। क्योंकि महात्मा गांधी जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं उनकी बात को पूरे देश के लोग मानते थे और इस तरीके से महात्मा गांधी के नेतृत्व में जितने भी आंदोलन हुए दोस्तों जो कि अहिंसात्मक थे, यानी कि हिंसा नहीं करनी थी हमको, इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे पूरे देश को एकजुट किया और धीरे धीरे सभी के अंदर जब देशभक्ति की भावना आ गई तो धीरे धीरे वो देशभक्ति की भावना आगे बढ़ी और गांधी जी ने जो भी चीजें की उनमें देश के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। आप एक बार सोचो उस समय पर इस तरीके से जैसे आज व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज पहुंच जा रहा है, सभी लोगों में फैल जा रहा है, इस तरीके की चीजें नहीं थी। लोगों को एक एक खबर जानने में 2-2 3-3 दिन लग जाते थे, इस तरीके से छोटे छोटे शहरों तक, गांवों तक पहुंचने में बातों को। फिर भी उस समय में सब पूरे देशवासियों को इकट्ठा करना, पूरे देशवासियों को देश की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करना, देश को आजाद कराने के लिए प्रेरित करना बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, जब से मैं यहाँ पर ये जो पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ा रही हूँ भारत का, जो यहाँ पर आप देख रहे हो किस तरीके से आजादी के लिए कितने सारे आंदोलन हुए, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे देश को आजाद कराने में कितने महत्वपूर्ण प्रयास किए गए और कितने सारे देशभक्तों ने अपने जान की भी आहुति दी और जो हमेशा के लिए हमारे दिलों में अमर हो गए और कितने सारे भारतीयों ने तन मन धन सभी चीजों से देश की सेवा की। तो इसीलिए जो आजादी हमें मिली है, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करें दोस्तों। छोटा छोटा प्रयास, कोई भी काम आप कर रहे हो उसको अच्छे से करोगे तो कहीं ना कहीं देश की तरक्की में, चाहे वो एक इंजीनियर हो, चाहे एक पुलिस वाला हो, चाहे एक डॉक्टर हो, चाहे एक टीचर हो, टीचर भी तो देश के निर्माण में ही योगदान दे रहा है, कोई भी हो, चाहे वो, जैसा मैंने कहा कि हर एक इंसान अपने स्तर से देश को आगे बढ़ाने में, देश को बेहतर बनाने में योगदान दे सकता है और दे भी रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप आगे आप देखोगे किस तरीके से देश को आजाद कराने में और कौन कौन से जो आंदोलन है वो हुए और इसके बाद आप भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ोगे और फिर धीरे धीरे भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ उसके बाद अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अब हम भारत में नहीं रह पाएंगे और भारत छोड़ करके अब हमको जाना ही पड़ेगा। और दोस्तों ऐसे भी कुछ अंग्रेज थे जिन्हें भारत की संस्कृति से, भारत से प्रेम हो गया, कुछ मतलब कुछ परसेंटेज हम कह सकते हैं या परसेंटेज से भी लेस कह सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अब अपने देश में ही रह गए, उनको इतना अच्छा लग गया अपना देश। और अभी भी कुछ हैं जिनकी पीढ़ियां ऐसे ही अभी भी रह गई जो भारत के नागरिक हो गए और भारत से ही उनको प्रेम है। तो इस तरीके से दोस्तों हम हमारी जो संस्कृति है आपको पता ही है कितनी अच्छी है। तो यहाँ पर ये जो पूरा आप पढ़ रहे हो भारत का इतिहास या भारत की आजादी का इतिहास, इसको पढ़ने में उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो जरूर कमेंट करिएगा। और आगे अब हम पढ़ेंगे कानून तोड़ने की नीति, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी के विषय में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए दोस्तों। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। ढेर सारी वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, आपकी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। आपको अगर सारे विषयों के नोट्स चाहिए, पीडीएफ, सारे विषयों के राजन भवन सीरीज की भी पूरी पीडीएफ, तो उसके लिए आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए और ढेर सारी वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।